ओके, सो अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है वो एंजाइमेटिक इनहिबिशन की बात करेंगे। ठीक है, वी हैव मल्टीपल फैक्टर्स जिनके थ्रू हम किसी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इनमें से 4 फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे वो एंजाइम की कंसंट्रेशन है, और ये चीज याद रखिएगा कि जब हम किसी एक पैरामीटर को डिस्कस करते हैं तो जिस पैरामीटर को हम स्टडी कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को चेंज किया जाता है, बाकी जो पैरामीटर्स है उनको क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो हमेशा कंपैरिजन तभी होता है जब आपके पास एक स्पीशीज जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें चेंज आ रहा है और बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स को आपने कांस्टेंट रखा हो। तो जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन का इफेक्ट स्टडी करोगे तो उस टाइम आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। So suppose you have multiple molecules of a substrate in a reaction mixture, और इसमें आपके पास जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल है, या आपके पास सारे के सारे सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं और आपके पास यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग में आपके रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, और एंजाइम के जो नंबर है वो कम होंगे। तो जितना ज्यादा आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे उतना ही आपके रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, आपकी यहाँ से सबस्ट्रेट क्या होती जाएंगी, रिड्यूस होती जाएंगी, बिकॉज वो सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड की हुई है, एंजाइम के साथ बाइंड करना शुरू। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी ये सारी की सारी सबस्ट्रेट्स जो हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर रही हैं, और आपके पास कोई भी जो है वो फ्री फॉर्म में सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। यानी स्टार्टिंग में आपके पास लिमिटिंग फैक्टर था एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये कम थी। जैसे जैसे आप इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते गए आपके रिएक्शन का रेट बढ़ता गया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई है जब आपका रिएक्शन उस कंडीशन में आ गया जब जितने आपके पास एंजाइम थे, जितने सबस्ट्रेट थे, उन सब सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने के लिए आपने एंजाइम ऐड कर दिया। तो फर्दर एडिशन ऑफ एंजाइम्स का उस रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अब सबस्ट्रेट क्या हो गई है, ये कंज्यूम हो गई है। अब सबस्ट्रेट क्या यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गई है, ये सारी की सारी कंज्यूम हो गई है। तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से जो है वो बता सकते हो, इसको इस तरह से आप प्लॉट की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इफ यू हैव अ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन वन कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट के ऊपर आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, तो इनिशियली आप जैसे जैसे इस एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप था। बट एक कंडीशन ऐसी है जब आपके पास रिएक्शन का रेट जो है वो कम अमाउंट में इंक्रीज होना शुरू हुआ, अभी भी बढ़ रहा है लेकिन जो है वो उसका इंक्रीज जो है वो रिलेटिवली स्लो है। फिर एक स्टेज आपने एक ऐसी ऑब्जर्व की जिसमें आपका रिएक्शन बिल्कुल फ्लैट हो गया, यहाँ पे आपका जो रेट है वो बिल्कुल बढ़ना रुक गया, चाहे आप जितनी मल्टी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। पहले आपने सपोज इंक्रीज की तो जितनी ज्यादा आप इंक्रीज करते जा रहे थे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से आपके रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आके आपकी जो है वो सपोज इतनी एंजाइम की कंसंट्रेशन ऐड करने के बाद फर्दर जितनी भी कंसंट्रेशन ऐड करोगे उसका रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज सारी की सारी सबस्ट्रेट आपकी या तो कंज्यूम हो चुकी है या फिर आपकी सबस्ट्रेट जो है वो फर्दर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, so there is a direct relationship between the concentration of enzyme and rate of a reaction। ठीक है, बट up to a certain limit, एक खास पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो रिएक्शन का रेट जो है उसके ऊपर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और क्यों इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इस केस में आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर बन चुकी है। ठीक है, ये पहला आपके पास जो है वो पैरामीटर है, पहला फैक्टर है जो किसी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। We have an other factor जो कि अगेन इफेक्ट करता है किसी रिएक्शन के रेट को, एंड दिस फैक्टर इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सपोज आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन में आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल है। सपोज यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास जो है कंपैरेटिवली एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखने तो एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सपोज आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम अवेलेबल है। अब जब आप इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट को ऐड करते हो, इनिशियली आपने सबस्ट्रेट ऐड की, आपके रिएक्शन का रेट हाई हो गया, दोबारा सबस्ट्रेट ऐड की, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड की, रिएक्शन रेट में इंक्रीज हो गया। ग्रेजुअली आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो, बिकॉज सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के साथ बाइंड करती है
और आपके रिएक्शन के रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बिकॉज अब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो उन सबस्ट्रेट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें आपके सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं दे आर सैचुरेटेड, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है, और अगर आप फर्दर इसके अंदर जो है वो सबस्ट्रेट ऐड करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी फ्री एंजाइम, आपके पास कोई भी फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास फर्दर सबस्ट्रेट का इंक्रीज करना रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगेन आपके पास वही प्लॉट है जहाँ पे आप रिएक्शन की वेलोसिटी को देख रहे हो, उसके रेट को देख रहे हो, दूसरी तरफ आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हो। इनिशियली जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक आपने जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज की, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होना शुरू किया, लेकिन उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आ गया जब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी भी बढ़ा लो, यहाँ से आप जितनी भी इंक्रीज कर लो, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, ये रुक जाएगा। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की ऐसी कंसंट्रेशन जिसके बाद आपके रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता, इसको आप कहते हो कि दिस इज द सैचुरेटिंग कंसंट्रेशन। इसके बाद फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, इफेक्ट नहीं करती। और मैक्सिमम रिएक्शन जहां तक आप इंक्रीज कर सकते हो, दिस इज द वी मैक्स। तो वी मैक्स क्या है आपके पास, वी मैक्स आपके पास वो मैक्सिमम रेट है किसी रिएक्शन का जो कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके उस रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, और इससे ज्यादा आप उस रिएक्शन के रेट को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते। तो वी मैक्स क्या है, वी मैक्स आपके पास रिएक्शन की वो वेलोसिटी है, वो स्पीड है जहां तक आप जो है वो किसी रिएक्शन के रेट को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा आप उस रिएक्शन के रेट को जो है वो अचीव नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम रेट है जहां तक कोई एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इससे ज्यादा उसके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ दैट एंजाइम इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये दो पैरामीटर्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। The third parameter is the pH of solution। और मेरे ख्याल से आप लोग अब चूंकि आयोनाइजेशन वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं और उसकी आप लोगों ने असाइनमेंट भी प्रिपेयर किया है, तो इसकी रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं, बल्कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है कि अगर कोई एंजाइम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसका जो एक्टिव साइट है उसमें आपके जो ग्रुप्स हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटोनेटेड भी हो सकती है और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म भी हो सकती है। अब सपोज मैं इस सोल्यूशन की पीएच को चेंज कर देती हूँ जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, और पीएच के चेंज होने की वजह से आपके ये जो ग्रुप्स हैं ये डीप्रोटोनेटेड से प्रोटोनेटेड फॉर्म में चले गए, तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन डेफिनेटली इफेक्ट होंगी, बिकॉज अगर मैं किसी सोल्यूशन की पीएच को चेंज करूंगी तो एंजाइम की एक्टिव साइट में जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होने की वजह से उसकी एक्टिव साइट का जो एक केमिकल इन्वायरमेंट है वो केमिकल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हर एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप उस पीएच को उस सेट रेंज से कम या ज्यादा करोगे तो आपके जो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन्स में प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन की वजह से एक्टिव साइट का केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बिकॉज अगर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करता तो डेफिनेटली कैटालिसिस भी नहीं होगी। तो फॉर एवरी एंजाइम वी हैव अ स्पेसिफिक पीएच जहां पे वो मैक्सिमम रेट शो करता है, ठीक है। और अगर आप उससे कम या ज्यादा सोल्यूशन की पीएच को करोगे तो दोनों केसेस में आपके पास रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो ऑप्टिमम पीएच है इसकी रिक्वायरमेंट एंजाइम टू एंजाइम वेरी कर सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एंजाइम किस पीएच के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर आप की पीएच को चेंज करोगे तो इसका मतलब है कि आपके पास उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, उस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड द फाइनल फैक्टर इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर का आप लोगों को पता है कि अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो किसी भी मीडियम के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में, तो इनिशियली हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट इनकी जो है वो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी इनमें फ्रीडम ऑफ मोशन आएगी,
और इनके एक दूसरे को अप्रोच करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इनिशियली अगर आप किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हो तो आपके एंजाइम और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आपके रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। बट अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने खातिर टेम्परेचर मजीद बढ़ाते जाते हैं तो उसका एंड इफेक्ट क्या होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर और प्रोटीन्स आर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। तो हाई टेम्परेचर की वजह से आपके ये जो एंजाइम है इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स भी ब्रेक हो सकते हैं, यानी एंजाइम की डीनेचरेशन हो सकती है। उसमें जो कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है वो कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएंगे और अल्टीमेटली एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब होकर इस तरह से ब्रेक हो जाएगा।